हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड अकाउंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अकाउंटिंग का पहला प्रैक्टिकल पार्ट है। तो समझते हैं इसको क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम सिंपल शब्दों में लिखें तो क्या है, एसेट्स इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि ये हमारी इक्वेशन है और इसी इक्वेशन में हमारे अकाउंटिंग के तीन मेन पार्ट आ रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी के ऊपर बेस है पूरा चैप्टर। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी जो कि होती है बैलेंस शीट। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सिंपल टी शेप की बैलेंस शीट ड्रॉ करी है। ऐसी होती है बैलेंस शीट, दो साइड होती है उसकी, कैपिटल और लायबिलिटी आती है एक साइड में और एक साइड में आती है एसेट्स, और दोनों का अमाउंट यहाँ पर आता है। देखिए, हम एक नॉर्मल सिंपल सी एक बैलेंस शीट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। कुछ अमाउंट इसमें लिखते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स में लिखते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल्स में आ गया वो अमाउंट जो कि हमारे प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया, और फिर यहाँ पर लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी में कोई से भी दो अमाउंट हम लिख लेते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स और बैंक लोन। ये दो अमाउंट हमने यहाँ पर लिख लिए। और यहाँ पर भी हम कुछ अमाउंट लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉक हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर, मशीनरी, बस इतना काफी है। ये अमाउंट्स लिख करके हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट को पूरा करेंगे। स्टॉक का अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट 20,000, कैश 10,000, फर्नीचर 50,000 एंड मशीनरी को हम सपोज कर लेते हैं 30,000। तो इसका टोटल कितना हो गया यहाँ पर, टोटलिंग इसकी आ गई है हमारे पास में 1,10,000। तो ये 1,10,000 के हमारे यहाँ पर एसेट्स हैं 80, 90। और अब ऐसे ही यहाँ पर हम कैपिटल और लायबिलिटी साइड में इसको फिल कर लेते हैं। दोनों को सेम रखने के लिए अमाउंट हम सेम ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि मतलब दोनों का टोटलिंग सेम है। जिससे कैपिटल को हम मान लेते हैं 50,000 और क्रेडिटर्स और बैंक लोन उसके 60,000 से ये मान लेते हैं हम 30,000 और 30,000। दोनों की टोटलिंग करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर सेम 1,10,000। तो इस तरीके से हमने एक नॉर्मल सी बैलेंस शीट बना दी। अब इस बैलेंस शीट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीन चीजें हैं। एक है ये कैपिटल, एक है ये लायबिलिटी और एक है ये एसेट्स। अब इन तीनों चीजों को इस बैलेंस शीट से उठा करके अगर हम नीचे की साइड में इस सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे हम, जो कि हमारा फॉर्मेट होता है एसेट्स इक्वल टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं 1,10,000 इक्वल टू में कैपिटल इज 50,000 एंड द लायबिलिटी इज ऑल्सो नो इट्स 60,000। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये वापस से हो जाएगा 1,10,000। तो इस तरीके से ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि एट एनी टाइम इन द बिजनेस जो एसेट्स होती है वो कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होती है। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी हमारी चीजें हम बिजनेस के लिए खरीदते हैं, वो या तो हम कैपिटल से खरीदेंगे या हम उधार लेके खरीदेंगे। तो जितनी भी हमारी चीजें होती हैं एट बिजनेस वो या तो कैपिटल से आई हैं या लायबिलिटी से आई हैं, और कैपिटल और लायबिलिटी दोनों मिलके इस एसेट्स के इक्वल होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक तो चेंज इसके अंदर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें मानते हैं कि हम कोई एसेट्स को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फर्नीचर है हम इसको बेच देते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस अकाउंटिंग इक्वेशन में। देखिए, यहाँ पर फर्नीचर ही चला गया यहाँ पर, और जो कैश है, जब हमने फर्नीचर को बेच दिया तो जितने का फर्नीचर है उतने का कैश हमारे पास में आ जाएगा, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा, देखिए यहाँ पे एसेट्स में 1,10,000 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 50,000 का फर्नीचर, और कैश में अगेन प्लस हो गया 50,000।
तो क्या अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन की टोटलिंग पे कोई असर पड़ने वाला है, इक्वलिटी में कोई असर पड़ने वाला है? नहीं। 50-50 आपस में कैंसिल हो गए, ये वापस से हो गया हमारा 1,10,000 इज इक्वल टू में 1,10,000। तो इस तरीके से जो है हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है इसके अंदर हमारी टोटलिंग हमेशा सेम रहती है या फिर बोल सकते हैं कि इक्वल रहती है, चाहे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें। किसी भी ट्रांजैक्शन का इस अकाउंटिंग इक्वेशन की बैलेंसिंग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, या हम बोले कि बैलेंस शीट के बैलेंसिंग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमेशा ये वाली साइड है वो इसके बराबर होगी, एसेट्स इक्वल टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करें कि हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, क्रेडिटर्स को पे करा हमने, 30,000 क्रेडिटर्स थे। अभी मानते हैं फर्नीचर हमारे यहाँ पे ऐसी इंटैक्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, हमने कुछ क्रेडिटर्स पे कर दिया। तो क्रेडिटर्स कितने के पे कर सकते हैं हम? कैश हमारे पास में 10,000, तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने 10,000 के क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारा कैश तो हो जाएगा यहाँ से खत्म, और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो यहाँ पर 30,000 की जगह बच जाएंगे 20,000 के। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखो हमारी इक्वेशन पहले ये थी, अब इस इक्वेशन में इस ट्रांजैक्शन से यानी कि क्रेडिटर्स को 10,000 पे करने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो हमारा 1,10,000 का टोटल आ रहा था एसेट्स का, उसमें जो हमारा 1,10,000 का टोटल आ रहा था एसेट्स का, हाँ एसेट्स का, उसमें से एक तो हम 10,000 रुपये हमने माइनस कर दिए, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। अब ऐसे ही कैपिटल और लायबिलिटी में क्या असर पड़ने वाला है? जो कैपिटल है वो तो हमारी सेम ही है 50,000, पर जो हमारी लायबिलिटी है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं 30,000 की जगह हो जाएंगे 20,000 के। तो हमारी जो न्यू लायबिलिटी है वो कितनी हो गई? 30 + 20 50। तो अभी कितना आ गया हमारा टोटल अमाउंट? ये हमारा अमाउंट आ गया 1 लाख रुपीज। तो अब हम देखते हैं दोबारा से हमारी जो दोनों साइड है आपस में इक्वल है, 1 लाख इक्वल टू में 1 लाख। तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो हमारी इक्वेशन थी उसका कुछ अमाउंट कम हो गया, लेकिन अभी भी हमारी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल जो है वो आपस में सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल रहते हैं। हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर ले, हम कुछ कैश पे कर दें किसी क्रेडिटर को, या कोई सामान हम बेच दें या खरीद लें, उसका कोई इफेक्ट इस इक्वेशन की बैलेंसिंग पे नहीं पड़ने वाला है। और यही मेन कॉन्सेप्ट है इस अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे जिससे कि आपको ये पूरा अच्छी से क्लियर हो जाएगा इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी कैसे करना है। तो जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, बुक है डीके गोयल और 2018 एडिशन है मेरे पास। तो अगर आपके पास बुक है तो उस बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, और अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उस स्क्रीनशॉट से आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, या फिर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को सेव कर लीजिए, और फिर हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार खुद देख लीजिए क्या क्या दिया है इसके अंदर। क्वेश्चन में है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको 6 ट्रांजैक्शन दी हुई है और इन ट्रांजैक्शन के बेस पे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, और नीचे हमको इसका आंसर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन करते हुए हमको इसका फॉर्मेट ड्रॉ करना है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो फॉर्मेट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो कैसा होता है वो देखिए। अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपना जो पेज है उसको वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करना है, यानी कि ऑक्यूपेशन रखते हुए ऐसे हॉरिजॉन्टल पेज पे, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको सबसे पहले यहाँ पर एक सीरियल नंबर, आई विल ट्राई कि लाइन सीधी रहे, आप स्केल से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सीरियल नंबर का एक पहले कॉलम आ गया,
फिर उसके बाद में एक कॉलम आएगा यहाँ पर पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांजैक्शन बेटर रहेगा, ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद में जो हमारा पूरा स्पेस बच गया है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हो गया हमारा एसेट्स और दूसरा हो गया हमारा कैपिटल और लायबिलिटी। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस तरीके से हम जो था वो अपना पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। लेकिन अभी इसके अंदर सब हेडिंग्स भी आने वाली हैं। सब हेडिंग्स के लिए आप यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ दीजिएगा। उस एक लाइन के स्पेस के बाद हम यहाँ पर पहला सीरियल नंबर जो है, जो पहली ट्रांजेक्शन हमको दी है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है? पहली ट्रांजेक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं स्टार्टेड, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या खाली बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो कितना अमाउंट है इसका? इसका अमाउंट हमको दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आ गया 1 लाख। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर मेन जगह पर आना है, अपनी फील्ड में यहाँ पर देखना है हमें इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे मेन काम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो ये है, ये चीज पहचानना कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो उससे हमारे किस किस अकाउंट पे फर्क पड़ने वाला है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कुछ अकाउंट हमारे होते हैं, जैसे कि हमारी एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल है, कैश है, स्टॉक है। तो देखिए इस वाली इक्वेशन का फर्क कहाँ पड़ने वाला है? इस वाली इक्वेशन का फर्क पड़ने वाला है कि वो कैश में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हमारा जो कैश है वो बढ़ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया कि हमारी एसेट्स में एक सब हेडिंग बन गई है कैश, और वहां पर हमारे 1 लाख रुपीज ऐड हो गए हैं जो कि कैपिटल के रूप में आए हैं। और कैपिटल है तो कैपिटल में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम सब हेडिंग में कैपिटल की जगह पर कैपिटल ही लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज ऐड हो गया। अब देखिए लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लायबिलिटी में यहाँ पे 0 और यहाँ पर बीच में आ गया इक्वल। और इस तरीके से जो पूरी लाइन है वो एक ही लाइन में आएगा सीधा 1 लाख इक्वल टू में 0 प्लस 1 लाख। इस तरीके से हमारी जो पहली ट्रांजेक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस पहली ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा? हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी। तो यहाँ पर हम एक लाइन डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हमारी इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है वो हमारी क्या आई है? इक्वेशन हमारी आई है 1 लाख इक्वल टू में 0 प्लस 1 लाख। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? अगर आपको याद हो तो एसेट्स इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों को ऐड करके देख लेते हैं तो हमारा पूरा इफेक्ट सही आ रहा है। 1 लाख इक्वल टू में 1 लाख। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन हमने कर ली है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर दूसरी ट्रांजेक्शन पे। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है? दूसरी ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितने का फर्नीचर हमने परचेज किया है? हमने परचेज किया है 5000 का। यहाँ पर लिख देंगे 5000। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया है तो हमारा कैश हो जाएगा -5000 रुपीज से, और हमारी एसेट्स में एक और एसेट्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी जो कि है फर्नीचर। इस तरीके से हमारी सब हेडिंग की साथ साथ बन रही है। तो फर्नीचर में हमारा कितना अमाउंट ऐड हो गया? यहाँ पर 5000 कैश में से माइनस और फर्नीचर में ऐड, क्योंकि हमने कैश का फर्नीचर यहाँ परचेज किया था। यहाँ पर ना हमारी लायबिलिटी को इफेक्ट पड़ा और ना हमारी कैपिटल में पड़ा, तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो आ गया 0 0। इस तरीके से हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई। अभी सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद हम यहाँ पर एक लाइन दोबारा से डाल देंगे और यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन। पहले जो इक्वेशन हमारी बनी थी वो खाली इक्वेशन की फर्स्ट थी। अब जो इक्वेशन बनी है वो नई इक्वेशन बनी है। इक्वेशन क्यों बनी है? क्योंकि जो पहली वाली इक्वेशन थी उसमें हमने कुछ
चेंज करा है और उसके बाद नई इक्वेशन आएगी। वो चेंज कैसे होगा, पहले 1 लाख था, 1 लाख में 5000 माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया 95,000 प्लस 5,000 और इक्वल टू में यहाँ पर कितना है 0, 1 लाख प्लस 1,000 सॉरी 1 लाख प्लस 0 इक्वल टू में 1 लाख। तो अब जो हमारी नई इक्वेशन आई है वो आई है 95,000 प्लस 5,000 इक्वल टू में 1 लाख। तो बोल सकते हैं 1 लाख इक्वल टू में 1 लाख। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे आपका साथ के साथ क्वेश्चन टैली भी हो रहा है कि हमारा ठीक कराया हमने या नहीं कराया, वो कैसे कि हमारी इक्वेशन टोटल हमारी इक्वेशन का सेम आ रहा है। अब आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन में कहा जा रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 के हमने गुड्स परचेज कर लिए हैं कैश में। इफेक्ट क्या पड़ने वाला है इसका, 20,000 रुपीज हमारे कैश में से हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस 20,000। अब जो हमारे गुड्स हैं वो किस नाम से लिखते हैं, जो हमारे गुड्स हम परचेज करते हैं उसको हम लिखते हैं स्टॉक के नाम से। तो यहाँ पर हमारा एक और सब हेडिंग आ गई है एसेट्स में स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्नीचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0। स्टॉक में हम 20,000 का अमाउंट ऐड कर देंगे। 20,000 से हमारा स्टॉक बढ़ गया है, कैश में चाहिए तो कैश हमारा कम हो गया, इन पे अगेन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 प्लस 0। तो अब जो हमारी नई इक्वेशन बनी है, न्यू इक्वेशन दोबारा से, वो हमारी क्या बनी है 95,000 माइनस 20,000 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू में यहाँ पर 0 प्लस 1 लाख, अगेन जो हो गया हमारा 1 लाख। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप यहाँ पर नई इक्वेशन बना रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। नई वाली इक्वेशन से, नई वाली इक्वेशन के ऊपर नई वाली ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा, उससे हमारी दूसरी नई इक्वेशन बनती है। अब आते हैं हम फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे कैसे इसको करना है। फोर्थ ट्रांजेक्शन करना है तो यहाँ पर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। यहाँ पर भी उसमें गुड्स परचेज करने हैं, पहले भी उसमें गुड्स परचेज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है, वहां पर कैश था, यहाँ पर क्रेडिट है। कितने के उसमें गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर, उसमें गुड्स परचेज करें 36,000 के। तो अब देखिए यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसका। जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने क्रेडिट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आ गया 0, फर्नीचर में 0। स्टॉक हमारा बढ़ रहा है, 36,000 का हमने गुड्स परचेज करें, 36,000 यहाँ पर हम स्टॉक में बढ़ा देते हैं। अब हमारा यहाँ पर लायबिलिटी में पहली एंट्री आने वाली है क्योंकि हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज करे हैं। अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो जो हमारे जिस आदमी को पैसा देना है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो हमारे लायबिलिटी में एक लायबिलिटी हमारी ऐड हो गई है जो कि है क्रेडिटर। तो हमारे यहाँ पर लायबिलिटी का कॉलम भी फिल हो गया है, लायबिलिटी के सब हो गई क्रेडिटर, और क्रेडिटर में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 36,000। 1 लाख यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल हमारी ऐसी केस रहेगी। तो इस तरीके से हमारी जो फोर्थ इक्वेशन थी उसमें 36,000 स्टॉक में ऐड हो गए और क्रेडिटर में 36,000 क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज किया था। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे हमारी क्या नई इक्वेशन बनेगी वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पर 75,000 प्लस 0 इक्वल टू में 75,000, 5 प्लस 0 5,000 प्लस यहाँ पर आ गया 56,000 इक्वल टू में 36,000 प्लस 1 लाख। इसको एक बार टोटलिंग करके देख लेते हैं क्या दोनों साइड का टोटल हमारा सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 1,36,000 और यहाँ पर ऐड करें तो 7580 और प्लस 56, तो ये भी हमारा आ रहा है 1,36,000। दोनों साइड की टोटलिंग हमारी एकदम सेम है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कहा जा रहा है, पेड फॉर रेंट 700। रेंट पे किया है 700 रुपीज का।
अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमने रेंट पे किया है, कोई भी एक्सपेंस हमने पे किया है तो उसको हमने कैश में पे किया होगा, तो हमारे कैश में माइनस हो गए 700 रुपीज। और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी पे नहीं पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा फर्क? वो पड़ेगा हमारी कैपिटल में। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई एक्सपेंस हम करते हैं किसी सर्विस के अगेंस्ट, कोई हमें सर्विस हमने रेंट पे किया है, तो कोई गोडाउन में रेंट पे लिया होगा, कोई ऑफिस में रेंट पे लिया होगा, उस जगह के बदले हम रेंट पे कर रहे हैं। तो सर्विस के बदले जब भी हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो उससे हमारी कैपिटल कम होती है। और अगर कोई गुड्स हमने खरीदे हैं खर्चा करके, एक्सपेंस करके, तो वो एसेट्स में ऐड हो जाएंगे। सिंपल शब्द में बोले तो जब भी एक्सपेंस करके कोई भी एसेट्स या गुड हमारे ऐड नहीं होते हैं, वो सर्विस का एक्सपेंस होता है और सर्विस के एक्सपेंस जो है वो कैपिटल को माइनस करता है। अब आते हैं अपनी न्यू इक्वेशन पे। तो न्यू इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या होगी? न्यू इक्वेशन जो है उसमें देखें तो 75,000 में से माइनस कर दिया हमने 700, तो ये कितना हो गया? 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इक्वल टू में 36,000 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 99,300। तो इस तरीके से जो था हमारी नई इक्वेशन फॉर्म हो गई है। चेक कर लीजिएगा, बट टोटल जो है दोनों साइड का सेम आएगा। अब 6 पे हम आते हैं। अगर आप थोड़ा श्योर है कि आपने ठीक किया है तो हर बार स्टेप के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में भी चेक कर सकते हैं, एकदम लास्ट में क्वेश्चन के। देखिए 6 ये जो है इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो इसमें कहा जा रहा है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट। गुड्स costing how much? 40,000 sold at profit of 20,000 or 20% for cash। ये देखिए, ये है सबसे बढ़िया ट्रांजैक्शन इस पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या कहा है हमसे? यहाँ पर हमसे कहा है कि जो गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट 40,000 थी उसको हमने 20% के प्रॉफिट के ऊपर बेचा है। यहाँ पर हमको इसके बाद में कोई भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, सारे अमाउंट हमको यहीं से अपने आप ड्रॉ करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके लिए यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ ऊपर की साइड में कर दे रहा हूँ। इसके लिए आपको नीचे की साइड में बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट WN लिख करके। यहाँ पर हमको कुछ अमाउंट निकालने पड़ेंगे कि कौन कौन से अमाउंट पे फर्क पड़ने वाला है। अब देखिए सबसे पहले उसने ये नहीं बताया कि कितने के बेचे, कैश के बेचे, लेकिन कितने के बेचे बोलेंगे बताया हमको, तो हम निकालेंगे कितने का बेचा। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने से पहले हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसने बोला प्रॉफिट बेचा 20%। 20% किसका? 20% जितने के गुड्स थे। गुड्स कॉस्टिंग 40,000, तो 40,000 के गुड्स बेचे हैं 20% के प्रॉफिट पे। तो 40,000 के ऊपर 20% अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? हमारा आंसर आता है 8,000 रुपीज। मतलब हमने जो गुड्स हैं 40,000 के गुड्स हमने बेच दिए 8,000 प्रॉफिट में। तो हमने कितने के बेचे होंगे? हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि 40,000 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है हमारा? 8,000। तो हमने कितने के बेचे हैं गुड्स? हमने गुड्स बेचे हैं 48,000 रुपीज के। तो गुड्स बेचे 48,000 के, प्रॉफिट है हमारा 8,000 का। एक और चीज पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, वो होगा स्टॉक के ऊपर। हमारा स्टॉक कितने का जाएगा? हमारा स्टॉक जाएगा 40,000 रुपीज का। 40,000 के स्टॉक जाएगा, 48,000 हमारे कैश में आ जाएंगे और 8,000 रुपीज का हमको प्रॉफिट है। अब देखिए इन तीनों चीजों को हमें यहाँ पर कैसे नोट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कैश में इफेक्ट पड़ रहा है क्या? हाँ पड़ेगा। कैश में बेचे हैं 40,000 के बेचे हैं, तो हमारे कैश में यहाँ पर ऐड हो गया 48,000। अब फर्नीचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 स्टॉक जो है हमारा वो माइनस होगा क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं। स्टॉक कब होगा हमारा? कितने के गुड्स बेचे हैं? 40,000 के। जो हमने स्टॉक खरीदा था उसमें से हम माइनस करेंगे
तो जितने का खरीदा था उसी के हिसाब से माइनस करेंगे, मतलब कि 40,000 के गुड्स हमने बेचे। अब जो हमने 40,000 के गुड्स बेचे उसका लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कैश में बेचे हैं। क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल पे? जी हाँ, पड़ेगा। जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हमेशा हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और जब भी कोई लॉस होता है तो उस लॉस को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड और लॉस होता है माइनस। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको प्लस कर दिया कैपिटल में। तीनों चीजें हमारी आ गई हैं। 48,000 यहाँ पर आ गया, 40,000 का स्टॉक यहाँ से माइनस हो गया, 8,000 वहां पर आ गया। अब हम आते हैं अपनी लास्ट और फाइनल इक्वेशन के ऊपर, देखते हैं वो इक्वेशन क्या आती है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, क्योंकि हमारी लास्ट इक्वेशन है जो कि जिससे हमारा आंसर भी चेक होगा। फाइनल इक्वेशन क्या है? ये हमारी 74,300 प्लस 48,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 और यहाँ पर 2, 1,22,300। यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 5,000 और यहाँ पर आ गया 16,000। इक्वल टू में यहाँ पर आ गया 36,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,17,300। तो ये हमारा पूरा अमाउंट आ चुका है। फाइनल इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों साइड की टोटलिंग हमारी सेम आ रही है। तो अब यहाँ पर इसके बाद चेक कर लेते हैं 36,000 और 1,17,000। सॉरी, यहाँ पर 1,17,000 नहीं आएगा, 1,07,000 आएगा। ऐड करेंगे इसको। तो इसको आंसर से चेक कर लेते हैं। आंसर में को क्या चाहिए? आंसर में कैश दिया हुआ है 1,22,300 सही आ रहा है हमारा। फर्नीचर 5,000 ठीक आ रहा है। स्टॉक 16,000 ठीक आ रहा है। लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर 36,000 ठीक आ रहे हैं और 1,07,300 ये स्टॉक भी हमारा ठीक आ रहा है। जितने भी हमारे अमाउंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे ठीक आ रहे हैं, तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है। तो आपने चेक करा बुक मिल जाएगा। अगर पास बुक नहीं है तो इन सब का टोटलिंग कर लेंगे और इन सब की टोटलिंग कर लेंगे, दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आ रहे तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमको दोबारा से रीचेकिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे टोटलिंग सही नहीं आ रही थी, हमने चेक करा तो यहाँ पर 10,000 का डिफरेंस है, इसलिए हमारी टोटलिंग सही नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। बस यहाँ पे लास्ट तक क्या रह गया है कि यहाँ पर जो भी ऊपर की चीजें थी जो हमने बाद में फिल करी हैं वहां पर 0 लगा लेंगे। फर्नीचर स्टॉक 0, शुरू में ये फर्नीचर और स्टॉक 0 था, हर जगह यहाँ पर 0। इस तरीके से कोई भी जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके नीचे कॉलम कोई खाली नहीं रहेगा, सब फिल करे जाएंगे। यहाँ पर सब हमारे फिल है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो सॉल्व होता है। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेंगे, इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर नए इसमें टॉपिक्स होंगे, कुछ नई चीजें होंगी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनका ट्रीटमेंट देखेंगे कैसे करना है। और एक जो हमारी प्रॉब्लम ये थोड़ी सी सॉल्व नहीं हुई है, जो आगे जाके हो सकती है, वो ये कि यहाँ पर हमें कितना स्पेस होना है। लेकिन यहाँ पे स्पेस ज्यादा छूट गया है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, या कई बार हो सकता है कि स्पेस हमारा कम रह जाए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो भी हम समझेंगे अगली वाली वीडियो में कि कैसे इसको समझना है और कैसे एक नए ढंग से क्वेश्चन को अटेंड करना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन को हमने कैसे किया और कैसे ये पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली और वीडियोस आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।